हर कदम हर सोच में शामिल हैं हम, जनहित में जारी हैं हम। बचपने में जब उसने देखा कि मम्मी बोलने पे, पापा बोलने पे, तो उसके लिए तालियां बजी, उसको अप्रिशिएट किया गया, और वहीं उसने ये किया कि ठीक है, अब मैं अगर बोलूंगा तो शायद वो अप्रिसिएशन मिले। कहीं ना कहीं बड़ा होके वो चीज उल्टी हो गई कि अच्छा मैं बोल रहा हूँ, मुझे डांट पड़ रही है, बिल्कुल, तो ऑब्वियसली वो बोलना बंद कर देगा वहां पे। अच्छा, ये आपने ये भी जो कहा पॉइंट की अप्रिसिएशन मिले, if it's a normal relationship, you are not really seeking appreciation also. Okay. See, if you are listening to me and I'm listening to you, आपके दिमाग में भी नहीं आएगा कि ये मुझे अप्रिशिएट कर रही है कि नहीं कर रही है. Correct. Because in the act of listening, you are appreciating. And it doesn't need to be separately appreciated with a bar of chocolate or with a... कुछ नहीं. आप सुन रही हैं, ये बड़ी बात है कि आप अप्रिशिएट करिए. अच्छा, इसके क्या फ़ायदे होते हैं? और देखिए, अब ये तो मैंने बचपन का बताया. मैं दिल्ली में जब रहती थी तो हम एक कॉलोनी में रहते थे, और मैं वहाँ छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि कॉलोनी थी, बहुत सारे बच्चे थे, मुझे लगता था इनके साथ कुछ करा जाए, तो हर संडे मैं उनके साथ एक कुछ करती थी. तो अक्सर लोग मुझसे पूछते थे, अच्छा आप इन्हें पढ़ाती हैं? तो मैंने कहा नहीं, पढ़ाई के अलावा जो होता है ना वो करते हैं. तो वो पजल हो जाते थे कि बच्चों के जीवन में पढ़ाई के अलावा और किस चीज़ के होने का मतलब क्या है. ये बड़ी तो हम लोग थिएटर गेम्स, ये वो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स करते थे. बहुत मज़ा आता था. फिर वो बच्चे थोड़े बड़े हुए, मैं थोड़ी बिजी हो गई संडेज़ को, वीकेंड्स में, तो छूट गया. फिर बच्चे अक्सर मुझसे मिलते थे तो कहते थे, मैम प्लीज़ फिर से करिए आप कुछ. तो मैंने कहा देखो, किस दिन, संडे को मैं नहीं कर सकती, मंडे तो मेरी ट्यूशन है, ट्यूसडे वो तो मेरी ट्यूशन है. मैं कहा भाई तुम एक बार अपने आप फिगर आउट कर लो, एक दिन और टाइम मुझे बताओ, नॉट द वीकेंड बट अदरवाइज एंड कम. उन्होंने फिक्स किया कि अच्छा थर्सडे आते हैं वो. अब ये देखिए कि बच्चों से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, और जो हम नहीं सीख रहे हैं क्योंकि हम चाइल्डिश नहीं हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं. अब वो बच्चे आने लगे. मुझे पता था कि ये टीनेजर्स हो रहे हैं, प्री टीन हैं, और इनके बहुत सारी चेंजेस होते हैं लाइफ में. व्हेन यू आर अ प्री टीन गेटिंग इनटू टीन, इन द टीनेज, बहुत चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल, आपके हार्मोन्स, ये वो. और उस वक्त भी कोई उनकी बात सुन नहीं रहा. ये भी मुझे पता था कि जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जा रहे हैं बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स उन्हें सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर, पढ़ाई के बारे में प्रेशराइज करने में लगे. तो मैंने सोचा कि उनके दिमाग में कई चीज़ें उठती होंगी, कई चीज़ों के बारे में उन्हें डाउट्स होते होंगे, सवाल होंगे. तो क्यों ना मैं एक ये चीज़ करूं. मैंने वहाँ पे कागज़ की चिट्स रखी, पेन्स रखे, और एक डब्बा रखा. मैंने कहा आपको जिस भी चीज़ के बारे में बात करनी है, या कोई दुविधा है, कोई सवाल है, कोई परेशानी है, इस पर लिख के डब्बे में डाल दो. और फिर मैं अनोनिमस, तो फिर मैं एक एक स्लिप निकाल के और फिर हम बात करेंगे उसके बारे में. तो मैं बड़ी सोच रही थी कि भाई मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, अनोनिमसली बच्चे लिखेंगे तो उन्हें कोई झिझक नहीं होगी. बच्चों ने फिर भी मुझे एक नया सबक सिखाया. एक थर्सडे ऐसा हुआ, नेक्स्ट थर्सडे भी ऐसा हुआ. तीसरी बार उन्होंने कहा मैम लिखने की क्या ज़रूरत है, हम ऐसी बात करते हैं ना. एंड देन दे टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग. They talked about having crushes. They talked about lying to their parents. They talked about cheating in class. They talked about watching porn. Everything. And that set me thinking. मैंने कहा अरे ये इन्होंने मेरे साथ ये सब क्यों शेयर किया. मैंने कहा let me analyze it. I am very good at, or rather than, I mean I like to analyze things कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ. और तो जब मैंने सोचा इसके बारे में तो मुझे समझ में आया कि उन्होंने ऐसा किया कि वन, बिकॉज ऑफ अनकंडीशनल लव फ्रॉम मी, दे न्यू दैट नो मैटर व्हाट दे डू और डोंट डू, आई विल लव देम. उसमें कोई बिल्कुल अनकंडीशनल लव एंड नॉन जजमेंटल. कोई जजिंग नहीं होगी कि आपने ये किया तो आप बुरे हैं, या कुछ नहीं. माई लव वॉज देयर, है ना. Unconditional love, non-judgmental listening, and their trust. ये भी उन्हें पता था कि ऐसा नहीं है कि मैं भाग के जाऊंगी उनकी मदर को बताऊंगी आपका बच्चा ये कर रहा है, आपको पता है आपका. तो जब ये बात, ये इंसिडेंट में किसी और से रिकाउंट कर रही थी, somebody who was not part of this social group, जैसे नहीं पर अगर आप बताएंगे नहीं कि फला की मदर को, किसी की भाई बेटी को कि उसके बॉयफ्रेंड है, तो फिर ये तो बात अच्छी नहीं हुई. मैंने कहा देखिए मैं उसकी ट्रस्ट नहीं ब्रेक कर रही हूँ, बट
शी इज शेयरिंग विथ मी एंड आई एम एन एडल्ट, सो इट इज, जैसी मैं बताऊंगी तो वो तो सब फिर किसी को नहीं कुछ बताएगी. हाँ, ऐसे देर इज दिस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, द चाइल्ड विल कीप शेयरिंग विथ मी, एंड इफ देर इज समथिंग ड्रास्टिक गोइंग टू हैपन देन आई कैन इन्फ्लुएंस दैट नॉट हैपनिंग. इनफैक्ट पेरेंट्स को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कई बार पेरेंट्स की कंप्लेन होती है जब उनको बाहर से पता चलता है कि यू नो हमारे बच्चे ये कर रहे हैं, जैसे उन बच्चों ने आप पे ट्रस्ट किया और उन्होंने आपको बताया. यहाँ पे कुछ पेरेंट्स में भी उन्हें जब पता चले कि अच्छा ठीक है मेरे बच्चे ने किसी थर्ड पर्सन से, उसको इतना ट्रस्ट था कि उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर की या फिर जो भी उसके लाइफ में चल रहा है उन्होंने शेयर किया, यहाँ पे पेरेंट्स का कंप्लेन ये हो जाता है कि मुझे क्यों नहीं बताया, हमें क्यों नहीं बताया. आई थिंक वो रीजन भी वही है, बिकॉज शायद आपके बच्चे को पता है कि आपको बताने से उनको डांट आपको पड़ेगी बताने से डांट पड़ेगी और आप जज करोगे, हाँ, शायद उन चीजों को आप रोक लगा दोगे. बिल्कुल जज करोगे और फिर उसे एज अ वेपन यू विल यूज इट हाँ लेटर ऑल्सो. हाँ, कि तुमने ऐसा किया था तो देखो तुमने ऐसा किया था इसलिए. यूजुअली कि यू नो तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स थे, तुम्हारे गर्लफ्रेंड्स थे, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए. हाँ बिल्कुल. अगेन दैट इज आई थिंक सो पेरेंट्स हैव टू स्टॉप डूइंग दैट. इनफैक्ट पेरेंट्स बहुत कुछ ऐसा करते हैं आजकल. तो मैं ये देखती हूँ कि बच्चों के लिए अक्सर पेरेंट्स से बड़ा दुश्मन नहीं हो सकता कोई. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बट आई एम मेकिंग इट विद ड्यू ऑब्जर्वेशन कि एक तरफ वो चाहते हैं बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, बच्चा कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ रिलायंट हो, और खुद ही वो सिस्टमैटिकली ये चीज़ें नष्ट कर रहे हैं. कम्युनिकेशन की तो हमने बात करी, कॉन्फिडेंस की. अब आप सोचिए कि अगर आपको दिन रात यही कहा जाए कि भाई तुम्हारी राइटिंग नहीं अच्छी है, तुम कपड़े ठीक से नहीं रखते हो, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो, खाली सिर्फ यही कहा जाए, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बिल्कुल घट जाएगा. बिल्कुल घट जाएगा. यू विल जस्ट एंड अप थिंकिंग, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू मोस्ट किड्स. दे थिंक वी आर नॉट गुड इनफ. सो अनकंडीशनल लव की बात भी नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट गुड इनफ. आई एम नॉट गुड इनफ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट लव्ड. आई एम नॉट गुड इनफ, दैट्स व्हाई आई एम शाउटेड एट. इट्स अ वेरी ट्रैजिक सिचुएशन रियली. तो बर्थिंग एक्सपीरियंस जो बच्चे का होता है वो भी उसको याद रहता है. डॉक्टर डेविड चैपलियन है, उनका पूरा वर्क है इसके ऊपर. उनकी किताब है द चाइल्ड रिमेंबर्स इट्स बर्थ. वो उस किताब में उन्होंने इस बात को एम्फेसाइज किया है कि वो जो बर्थिंग एक्सपीरियंस है, यूट्रस से आपका सर्विकल कैनाल से पार होते हुए बच्चे का बाहर आना और उस दुनिया में उसको रिसीव किया जाना, ये बच्चे को याद रहता है. वो वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन नहीं करता, पर इस पीरियड का जो एक्सपीरियंस है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है और उसके एक्शंस में कहीं ना कहीं लाइफ में वो अफेक्ट करता है. इस तरह की चीज़ें हैं जिन पे अब काम करने की लोगों को जानकारी आनी शुरू हुई है. हम लोगों ने भी इस पे अब अवेयरनेस फैलानी, डॉक्टर्स ने भी इस पे करना शुरू किया है कि पेरेंटिंग डजंट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. पेरेंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ द चाइल्ड. द थिंग्स हैव पैराडिग्म हैज टोटली शिफ्टेड. बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक था ये कि पेरेंटिंग डजंट स्टार्ट you know when the child is born, it starts way before it. It's way absolutely from the day the conception goes. उसमें एक बड़ी मजेदार बात यह है कि सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बच्चे पे इस बात का भी इफेक्ट पड़ता है कि कंसेप्शन की न्यूज माँ ने किस तरह से रिसीव करी और फादर ने किस तरह से रिसीव करी. ये दो लोग एक बच्चे की जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं. बिल्कुल. तो मदर ने जब आपका ये प्रेगनेंसी उसने टेस्ट किया, होम टेस्ट किया या कहीं से भी, शी गॉट अ न्यूज दैट शी इज प्रेग्नेंट. द वे शी रिएक्टेड, was she just jumping with the joy or she got stressed, she started crying कि ये क्या हो गया, अब मेरी जिंदगी में ये चेंजेस आएंगे, ये चेंजेस आएंगे, ये चेंजेस आएंगे. That's all. यहां से हो गया. एंड अदर पार्ट इज व्हेन दिस शी ब्रेक्स दिस न्यूज टू द फादर कि अब आप बनने वाले हैं. व्हाट वाज हिज रिएक्शन? Was he jumping with the joy and or he was just sitting like shocked? There are two type of shock in joy and shock in really a shock. हाँ. कि क्या हो गया ये, how I am going to deal with it? एक वो unbelievable कि how I'm stressed, how I am going to deal with it. ये इतनी छोटी सी चीज है कि इससे बच्चे की साइकी पे इतना जबरदस्त असर पड़ता है कि लोग इसको मानने को तैयार नहीं. क्योंकि आज की जो जनरेशन है, क्या कहते हैं उसको आजकल, तो जेनजी. मैं बूमर हूँ, मुझे इतना पता है. जेनजी है या जो भी सो कॉल्ड जनरेशंस हैं, जेनजीओ के भी बच्चे नहीं हो रहे हैं. हाँ. बच्चे भी 90s वाले जो होते हैं, हाँ मिलेनियंस कह लीजिए, जो 90 से 2000 वाले हैं, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा
पेरेंट बनने की लाइन में ये हैं, जेंजी अभी कुछ दिनों बाद आएंगे, पर ये जितने भी हैं ये मांगते हैं प्रूफ। इनसे कोई बात करो तो इनको प्रूफ चाहिए। तो इनको प्रूफ देने के लिए जो मैंने भी आपको एक बुक बताई, ठीक है ना, वो है। और भी किताबें हैं, मैं भी टाइम के साथ अभी आपको याद करता हूँ, मैं बता देता हूँ, जिनमें ऑलरेडी ये सब काम हो रखा है और लोगों ने वादा प्रूफ किया हुआ है। अगर आप देखें तो एक हमारा बहुत पुराना कल्चरल पार्ट था जो अब मिसिंग है हमारे यहाँ से, बट वेस्ट में अभी भी कंटिन्यू है। ओके, आई थिंक यू वुड हैव हर्ड समथिंग कॉल्ड बेबी शावर। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है ना, क्या करते हैं बेबी शावर में? यूजली मदर्स को गिफ्ट देते हैं उनको, यू नो दे शावर द मदर विद लव। विच मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी? Usually it's the 8th month, 7th or 8th month. Exactly. It's after 7 months. Why? Why after 7 months? She's pregnant from last 7 months. Why after 7 months? I think because baby आने की excitement बढ़ जाती है उस टाइम तक। No. No? Okay. Scientifically it is proven कि 7 months के बाद तो 100% बच्चे को याद रहता है Okay. कि क्या हुआ, क्या हो रहा है मेरे चारों तरफ। वो इतना डेवलप हो चुका है कि क्या हो रहा है चारों तरफ उसको पता है। तो प्री नेटल पेरेंटिंग की जो हम लोग बात कर रहे थे उस पर भी हम लोग सिलसिलेवार चलेंगे, पर ये जो एक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर होता है कि 7 मंथ्स पे आप बेबी शावर करते हैं, उसका बेसिक जो भी आप गिफ्ट्स देते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं, पार्टी करते हैं, सब रिलेटिव्स को बुलाते हैं, इनडायरेक्टली यू आर जस्ट कंसोलिंग द चाइल्ड इन द वूम द डार्लिंग वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू and you are welcome not to the parents, even the whole society around us and the people around us are very happy to have you. It is just consoling an anxious soul that don't worry, everything is going to be fine and we are welcoming you. And I think इसीलिए मदर्स का भी काफ़ी केयर किया जाता है उस पूरे प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में। इनफैक्ट फादर से भी अर्ज किया जाता है कि यू नो टेक केयर ऑफ योर वाइफ्स बिकॉज शी इज़ नॉट द ओनली वन हु इज प्रेग्नेंट, आप भी पेरेंट बनने वाले हो। यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। जी। फादर टेकिंग केयर ऑफ अ नर्सिंग मदर एंड द बेबी इनसाइड द वूम, एंड मदर टेकिंग केयर ऑफ द फादर एंड द बेबी इनसाइड द वूम। ये दोनों चीज का ये जो है ये बच्चे को पेट में इतना अच्छा एक माहौल, एक कॉन्फिडेंस देता है। एंड फ्रॉम हेयर यू कैन से दैट दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ लविंग फैमिली। ओके। कि बेबी नोज दैट फादर इज टेकिंग केयर ऑफ मी and mother is taking care of father. It's a loving atmosphere outside, and I am being taken care in the womb only. I mean, उसको ये नहीं, बच्चे को ये नहीं पता होता, एक सोल को ये नहीं पता है कि मैं वूम में हूँ या बाहर हूँ। राइट। उसको ये पता है कि मैं इनके बीच में हूँ। वूम में आने से ही वो आपका पार्ट हो चुका है। वूम के बाहर आने के बाद वो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, वो एक अलग चीज हो जाती है। पर बच्चे के लिए तो मैं इनके साथ हूँ, इस तरह से सोचना पड़ेगा। जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो फिर हमें ये समझ में आता है कि बच्चा जो है वो एक लविंग फैमिली का जो जैसे कहते हैं कि फाउंडेशन यहाँ से होता है कि फादर टेकिंग केयर ऑफ नर्चरिंग मदर एंड अ बेबी, एंड मदर टेकिंग केयर ऑफ फादर एंड बेबी। ये समझिए कि चूंकि मेरे घर में सब ये चिंता कर रहे थे कि मैं आज तक कभी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं करता भीतर से। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? कोई इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल होता है तब भी उसे रोक के मुझे बता देते हैं कि मैं फलां से बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं बात करूँगा। आज क्या हो गया? इस बीच में मुंबई से मेरी बेटी ने भी फ़ोन किए तो इन लोगों ने बताया तो कमरा का दरवाजा बंद किए हैं और बात नहीं कर रहे हैं किसी से। नेचुरली ऐसे में लोगों को टेंशन होने लगती है कि क्या हो गया। तो इन लोगों को टेंशन होने लगा है। इन लोगों ने एक बड़े उस पर लिखा कि दिस कॉल इज फ्रॉड, क्योंकि कई लोगों ने फोन किया, बताया कि ये इस तरह के कॉल फ्रॉड होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इतना ही बता रहे थे कि दिस कॉल इज फ्रॉड। मैं मान रहा था कि फ्रॉड नहीं है और ये जेन्युइन लोग हैं, क्योंकि उन्होंने बातचीत ही आपसे ऐसे की थी ना कि एक फेमिलियरिटी बना ली कि एक जो आप कह रहे हैं ना कि आपको कन्विंस कर लिया था कि वो सही है। कन्विंस कर दिया था और तमीज से बात कर रहे थे कि आप तो बुजुर्ग हैं, हमारे पिता समान हैं,
हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। लेकिन जो तमाम लोगों ने मेरे को फ़ोन करना शुरू किया, इंक्वायरी करना शुरू की और इन लोगों को बताना शुरू किया किस तरह के कॉल फ्रॉड होते हैं, किसी तरह से दरवाज़ा खुलवाइए। तो चूंकि इतने लोग मेरे साथ थे घर के बाहर, कमरे के बाहर, इसलिए मैं बच गया। सही बात। अगर मेरे साथ लोग ना होते और मैं अकेला होता और एक आध ऐसा आदमी होता जो मेरी बात सुन के चला जाता कि ठीक है सवेरे बताना, आप चिंता न करता, तो ये समझिए कि अगर आपके आसपास आपके मित्र, आपके घर के लोग, आपकी फिक्र और चिंता करने वाले लोग अगर नहीं हैं, तो आप किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस सही तरह बात। की मुसीबत से मैं बाहर आया तो इसीलिए, उसके दो कारण हैं। एक तो जो बहुत लोग बताते हैं कि उनके करोड़ों रुपए चले गए। हाँ, अभी हाल ही में ऐसे केसेस हुए हैं। हाँ, उससे एक बात ये लगता है कि जिनके पास करोड़ों रुपया है वो बहुत डर गए होंगे कि मुझे अब करोड़ों रुपए का हिसाब देना होगा। वो इस सही बात से डर गए होंगे और इस बिल्कुल। डर ने उनको उनके हिसाब से काम करने के लिए मजबूर कर दिया होगा साइकोलॉजिकली। मेरे पास चूंकि करोड़ों रुपया नहीं है बहुत थोड़ा सा रुपया है और मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, ज़्यादा अपने अकाउंट के बारे में भी बहुत क्लियर था कि मुझे कुछ बताना तो है ही नहीं। मेरे इनकम टैक्स रिटर्न है, मेरे बैंक अकाउंट में आप देख लीजिए, कुछ किस्सा खत्म है, मुझे करना ही नहीं कुछ। सही बात। उन लोगों को शायद ये डर रहा हो कि इतने करोड़ रुपए का हिसाब किताब देना एक बड़ा मुसीबत का काम है, भले ही वो ईमानदारी का पैसा हो। और अगर किसी के पास ईमानदारी का ना होगा तो वो और और डरेगा। परेशान हो गया। वो तो सारे लीगैलिटीज फॉलो करना चाहेगा ताकि फंसे ना हाँ, हो। और तो दो बातें हैं, एक तो अपने अकाउंट्स क्लियर रखना चाहिए हमेशा, हमेशा। ईमानदारी से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, आपके पास आपके साथी, आपके मित्र आपके कांटेक्ट में होना चाहिए। निरे अकेले रहने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं बच गया और ऐसे फ्रॉड अभी भी जारी हैं। सो हम क्योंकि ड्यूप्स एंड हाई एंड ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, कॉपीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक टर्म आता है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क एग्जैक्टली क्या होता है एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? वेरी गुड क्वेश्चन एंड द वेरी जो सिचुएशन हमारे आजकल के टाइम में हो रही है ड्यूप्स की। नाउ अगर हम ट्रेडमार्क्स की बात करते हैं, ट्रेडमार्क इज समथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। व्हेन आई से राइट्स, अगेन इट गिव्स यू अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। इंटेलेक्चुअल्स होते हैं हमारे ब्रांड्स के नाम। आज के टाइम में एक्स ब्रांड अगर है तो वो ब्रांड सिर्फ तभी बन सकता है इफ इट इज बैक्ड बाय अ लॉ। व्हेन आई से लॉ, दैट मीन्स अगर उस स्पेसिफिक नेम ने अपने आप को ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा रखा है, then only that can be considered as a respected brand in the market, and for a consumer to have a justified usage of brand. Okay, so why exactly are these trademarks important for brands? Why it is important for the reason is to have a proper usage. हम मार्केट में देखते हैं एक्स ब्रांड के बहुत से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब अगर वो एक्स ब्रांड किसी एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन के जॉनरे में काम कर रहा है, कल की डेट में अगर वाई ब्रांड आ रही है, विद योर नेम ओनली, एक्स नाम से ही किसी एक्स वाई जी ने अपना ब्रांड स्टार्ट कर दिया। आज की डेट में अगर आपने अपने ब्रांड को या अपने बिजनेस नेम को, कॉर्पोरेट नेम को रजिस्टर्ड नहीं कराया है स्पेसिफिक नेचर ऑफ वर्क जो आप कर रहे हैं उसके तहत, देन दिस इज गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेयर इन योर बिजनेस गुडविल। आपने जो मार्केट में गुडविल बना रखी है अपने प्रोडक्ट्स को लेके, अपने सर्विसेज को लेकर के, ये आपको वहां पे हैम्पर करेगा। सेकेंडली, लॉट मेनी गवर्नमेंट पोर्टल्स होते हैं जिसमें आप गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए जाते हैं या सर्विसेज के लिए जाते हैं, वहां पे आपको प्रॉब्लम करेगा। इनफैक्ट आजकल तो ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी अगर आप अपना ब्रांड बेचना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल Amazon, Myntra, ऑल दीज, मीशो एंड ऑल दीज कंपनीज, ये सबसे पहले आपसे मांगते हैं कि क्या आपने अपने ब्रांड को IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजर्व कर रखे हैं, अप्लाई कर रखा है कि नहीं। सो यस, in order to have
a goodwill, because that goodwill is your asset, वो आपके business का asset है. In order to protect it, it is very important for you to protect your brand name. ओके सो बेसिकली अगर हम बात करें दो प्रोडक्ट्स की, अगर हम बात करें कि एक फर्स्ट कॉपी है और एक ओरिजिनल है और हमारे सामने दोनों रखे हुए हैं, सो क्या कोई ऐसे साइंस हैं जो देख के हम पता कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है एंड दिस माइट बी अ फर्स्ट कॉपी और अ ड्यू? Okay, first of all, जो ब्रांड यूज कर रहा है वो तो समझ ही जाएगा कौन सा ओरिजिनल है कौन सा नकली है. बट यस, टू हैव अ लेमैन अंडरस्टैंडिंग कि हम एक प्रोडक्ट को या हमारे सामने अगर कोई ब्रांड रखा है तो उसको हम देख के कैसे समझ सकते हैं. आपने नोटिस किया होगा, आप मार्केट में जब जाते हैं, कई बार ये जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, कई बार इनके नाम के आगे या इनके लोगो के आगे दाएं बाएं ऊपर नीचे आपने देखा होगा छोटा सा टी लिखा रहता है, TM, या तो छोटा सा R लिखा रहता है. राइट राइट. If your brand is having that specific what I would say mark or identification, that means first of all your brand is a first in market, ओके. or probably your brand has already applied for the procedure of IPRs. So that is where you can identify. Secondly, quality check. Obviously quality जो आपके first original की होती है, that is different from the copy. The quality that does not come under the purview of IPRs. वो आपके quality checks और जो आपने पैकेजिंग में आप डिटेल्स देखते हो, वो सारी चीजें इट्स अगेन अ डिफरेंट जॉनर टू बी लुक्ड इनटू. ट्रेडमार्क एस्पेक्ट में आप देखोगे, अगर ओरिजिनल है प्रोडक्ट तो इट वुड डेफिनेटली हैव ईदर TM और R. ओके. यस. सबसे कॉमन या इजीली अवेलेबल टैक्स सेव करने के ऑप्शंस क्या होंगे? देखिए, जैसा आपने कहा कि इनकम टैक्स बहुत बड़ा पेन है. हम हो या आप हो, कोई भी अपनी इनकम से किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता. और इनकम टैक्स एक डायरेक्ट चार्ज है जो आपको कमाई मिलती है, इनकम मिलती है, उससे गवर्नमेंट कहती है कि उसमें से एक हिस्सा हमको दे दो. तो हर आदमी ये कोशिश करता है कि इसको बचाया जाए, कैसे कम किया जाए. तो यहाँ पर एक चीज समझने की है कि इनकम टैक्स सेविंग और इनकम टैक्स इवेजन दो अलग अलग चीजें हैं. जब भी हम बात करते हैं इनकम टैक्स सेव करने की, तो हम बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के सर्टेन रेगुलेशंस के तहत जो हमें छूट मिल सकती है उस तरह से हम इनकम टैक्स बचाएं. वहीं पे इवेजन की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो इनकम टैक्स चोरी करते हैं. कैसे, कुछ समय पहले तक ये एक प्रैक्टिस थी कि बहुत सारे लोग शायद आज भी करते हो कि रिटर्न नहीं फाइल करते हैं कि गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा. या पहले लोग डरते थे कि पैन कार्ड नहीं लेंगे हम, पैन अगर लेंगे तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा तो लायबिलिटी आ जाएगी. ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है. सो पहली चीज तो हमें समझना चाहिए इनकम टैक्स बेसिकली है क्या और ये अराइज कब होता है. जब भी आपकी कोई इनकम आएगी, अगर आप इंडिविजुअल हैं या आप कोई कॉर्पोरेट हैं, आप कोई फर्म चला रहे हैं और उसकी कोई इनकम होती है, इंडिया के अंदर अराइज होती है, तो आपको इनकम टैक्स देना होता है. लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपने 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए पे वो टैक्स देना होता है. उसमें भी एक सर्टेन फॉर्मूलाज हैं जिनके तहत एक रिड्यूस करके जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आती है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है. ओके. वो भी टैक्स कितना देना होता है ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम का स्लैब कितना है, आप इनकम की आपकी किस स्लैब में आ रही है. तो अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करें तो कई सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हम लेजिटिमेट तरीके से इनकम टैक्स बचा सकते हैं, बिना टैक्स चुराए हुए टैक्स बचा सकते हैं. जैसे कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, सैलरीड एम्प्लॉय में अगर आपका एम्प्लॉयर समझदार है तो बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें आप आपकी जो सैलरी है उसको अगर उस रूल्स के मुताबिक ब्रेकअप किया जाए तो आपकी सैलरी का जो एक मेजर पोर्शन टैक्स फ्री हो सकता है, पूरा या पार्शियली. बहुत सारे अलाउंसेस हैं ऐसे, जैसे कि कन्वेंस अलाउंस है, जैसे कि HRA है, इनकी सबकी लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड है. इवन एजुकेशन अलाउंस है. बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जो आपका एम्प्लॉयर हो सकता है आपको देता हो, लेकिन अगर वो उस लिमिट के अंदर है या उसका एक सर्टेन पोर्शन आपके हाथ में टैक्स फ्री होगा. तो इस तरह से अगर आपका सही ब्रेकअप है, सैलरी ब्रेकअप है, तो आप उससे अपना टैक्स बचा सकते हैं, आपकी टैक्सेबिलिटी कम हो सकती है. इसी तरह से एम्प्लॉयर आपका कई सारे पेमेंट्स करता है, जैसे EPF का पेमेंट करता है, जैसे कि NPS का पेमेंट करता है. इसमें भी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं कि अगर आपका 12% तक का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो आपके हाथ में टैक्स फ्री है, 10% तक NPS का कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री है. तो ऐसा नहीं है कि जितनी आपकी इनकम आ रही है उसके ऊपर टैक्स देना है. इन सारे प्रोविजंस को अगर हम इंप्लीमेंट कर लें
तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ओके। ये तो बात हो गई सैलरीड की। हम्म। अब आते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, आप फ्रीलांसर हैं, इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं, तो अभी चूंकि जब भी आप बिजनेस कर रहे होते हैं या कुछ अपना प्रोफेशन रन कर रहे होते हैं, तो आपको उसको रन करने के लिए काफी सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि जब हम लोग छोटे स्तर पे कोई बिजनेस करते हैं या काम करते हैं, तो लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती है। तो बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप उनको अपनी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास एक लैपटॉप होगा, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा, आपके पास एक मोबाइल होगा, ये सारे एक्सपेंसेस होंगे। आपने लैपटॉप परचेज किया, मोबाइल परचेज किया, वो आपकी बिजनेस एसेट है, क्योंकि आप उससे उसकी हेल्प से अपना बिजनेस कर रहे हैं। करेक्ट। आप उस एसेट को अपने बिजनेस एसेट के तौर पे दिखा सकते हैं, बशर्ते आपने उसको अपनी उस फर्म के नाम से परचेज किया। ओके। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हैं, तो डेफिनेटली आप अपने नाम से परचेज करेंगे, तो उसको आप दिखा सकते हैं एज बिजनेस एसेट, जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के एसेट्स के अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं। तो एक्चुअली डेप्रिसिएशन आपकी इनकम पे कोई एक्सपेंस नहीं हुआ। आपने 50,000 का मोबाइल खरीदा, अगर उस पे सपोज 25% आप डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, तो एवरी ईयर जो भी उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगी, उस पे आप 25% डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे। Okay. तो आपकी इनकम में से उतना डिडक्शन हो जाएगा। सिमिलरली आपका जैसे इंटरनेट एक्सपेंसेस थे, या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो आपका बिजनेस प्रोमाइसेस का हो सकता है, आप अपने घर से रन कर रहे हो, तो एक प्रोपोर्शनेट बिल आप उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। इस तरह से बहुत से छोटे 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 या बड़े एक्सपेंसेस होंगे जो आप अपनी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपकी ग्रॉस रेवेन्यू है वो कम हो जाएगी। ग्रॉस रेवेन्यू कम होगी, जब ये एक्सपेंसेस आप क्लेम कर लेंगे, तो क्या होगा, आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी और कॉन्सिक्वेंटली आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं। और क्या कुछ साइंस होते हैं जैसे टेल टेल साइंस, जिनको देख के हम बता सकते हैं क्योंकि ये जो मैसेज आया है या फिर ये कॉल्स आई हैं, तो ये फ्रॉडुलेंट ही होंगे, ये सही तो नहीं हो सकती बिल्कुल भी? देखो, सबसे पहले तो अगर कोई अनजाना लिंक आ रहा है, लिंक को मत क्लिक करो। सबसे ज्यादा कॉमन तरीका होता है लिंक। अगर लिंक में जनरली आपके पास आप होता क्या है कि हम लोग आज के डेट में ना, इतनी फास्ट लाइफ है, इतनी जल्दी में होते हैं, मेल आएगी, उसमें मुझे सिर्फ दिखेगा सो एंड सो बैंक। हाँ, मेरा तो अकाउंट इसी बैंक में है, कुछ लिंक आया है, मैंने तुरंत उस मेल को क्लिक किया, तो उसमें दिख रहा है एक लिंक है, प्लीज ऑथेंटिकेट, आपका एड्रेस ऑथेंटिकेट करना। मैंने क्लिक कर दिया। एक बार 2 सेकंड का टाइम निकाल के देख लो कि वो उसी बैंक से आया है। HDFC बैंक और HFDC बैंक, अंतर है दोनों में। हाँ, यूजुअली ये नेग्लेक्ट कर जाते वो हैं लोग। नेग्लेक्ट हो जाता है। मतलब बेसिक ह्यूमन एरर है कि एग्जैक्टली जम्बल फॉर्म में भी लिखा हो, आपने झटके से पढ़ा और आपको लगा सही है। HDFCbank.com और HDFCbank डॉट समथिंग एल्स से यूके, अलग अलग चीजें हैं ये। आप सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपकी जो आपके पास मेल्स आई हैं वो एक ऑथेंटिक आईडी से आई हैं। उसके बाद जो आपको क्लिक कराया जा रहा है, व्हाट इज इट दैट यू आर क्लिकिंग, आप किस चीज का अप्रूवल दे रहे हो। अगर कोई ऐसी आपको फिशी चीज लग रही है कि दिस इज समथिंग जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, व्हाई एम आस्क्ड दिस, या मुझे ये क्यों पूछा जा रहा है, जैसा मैंने पहले कहा, आप बैंक को कांटेक्ट कर लो, अपने रिलेशनशिप मैनेजर को आप कॉल कर लो, बैंक रिप्रेजेंटेटिव को, कि मुझे ये पूछा गया था, मुझे लगा कि मैं आपके साथ मिलके ये डिस्कस कर लेता हूँ, आपसे थोड़ी देर के लिए बात भी हो जाएगी, बहुत समय से बात नहीं हुई थी। सो आप उन तक रीच आउट कर लो। अगर जो आपके पास SMS कुछ आ रहे हैं, सो अपने बैंक रिप्रेजेंटेटिव से पूछो कि ये जो 5 डिजिट कोड 6 डिजिट कोड से जो आजकल मैसेजेस आते हैं, अपने बैंक का क्या कोड है। हर बैंक के 2 या 3 कोड्स होते हैं जिनसे आएगा, वो क्या कोड्स हैं वो आपको अवेयर होना चाहिए। सो अगर यही अगेन फिर इसी तरह की छोटी छोटी 2-3 चीजें अगर आप ध्यान रखोगे, तो आप सही लिंक पे क्लिक करो, सही तरीके से जज करो कि वो मैसेजेस सही सोर्स से आए हैं, सेफगार्डेड रहोगे। ओके। सो मूविंग ऑन, क्या ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोई लॉज हैं RBI के या किसी के भी, जहाँ से जो हमारे इन राइट्स को सेफगार्ड करते हैं, या फिर हमें कुछ इन केस हम फंस जा रहे हैं तो हमें उनसे हेल्प मिल जाएगी, उन लॉज से, उन रूल से? देखो,
आरबीआई या और भी इस तरह की जितनी भी एजेंसीज हैं, हमारे जितने भी रेगुलेटर्स हैं इंडिया में, वो अपने स्तर पे एक्शंस ले रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट कर रहे हैं। केवाईसी आज की डेट में एक बहुत बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोसेस हो गया है, जहां आपको पूरी तरह से अपनी सारी डिटेल्स देनी होती हैं, आपकी लाइव फोटोग्राफ खिंचती है। सो केवाईसी है, एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज हैं, ये सारी एक्टिविटीज बैंक्स के लेवल पे और सेबी ने वो चीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए कैपिटल मार्केट के लेवल पे अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट कर रखी हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी दो चीजें हैं। पहला, एज अ सिटीजन हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अवेयर होना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। दूसरा, एक चीज हमें ये भी समझनी होगी कि चोर हमेशा एक कदम आगे होता है ना। सो वो कहीं ना कहीं इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो एक्टिविटीज होती हैं जो वो करते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से वो लोग करते हैं कि थोड़ी सी कई बार आपको ज्यादा अवेयर रहना होगा। दूसरा, एक चीज और आपने देखा होगा, आपने कई बार देखा होगा फोन कॉल्स आपके पास आ रहे हैं, वो इंटरनेशनल नंबर्स से आते हैं, है ना। वो आप देखोगे कभी वो नंबर जब आप गूगल करोगे तो वो कोड कभी अफ्रीका का निकलेगा, कभी वो कोड साउथ ईस्ट एशिया की किसी और छोटी कंट्री का निकलेगा। तो कई बार क्या होता है कि ये क्रॉस बॉर्डर इश्यूज भी हो जाते हैं, हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए होता है ना। तो वहां पे और ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आपका स्कैमस्टर है वो दूसरे देश में बैठा है, वहां बैठ के आपको, अगर इंटरनेट ने दुनिया छोटी कर दी है तो इसकी ये सारी इश्यूज भी आ गए हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के हैं। तो थोड़ा सा अगर आप अवेयर रहेंगे तो अपने आप को बचा पाएंगे इन सब चीजों से। चलिए, ये तो हो गए प्रिवेंशन, एज इन हम कैसे, जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यहाँ हमने खुद को प्रिवेंट कर लिया। बट व्हाट इफ आई डू फॉल प्रे टू सच अ स्कैम? ऐसे सिचुएशंस में क्या करें? व्हाट्स अ क्योर फॉर दीस सिचुएशंस? देखो, सबसे पहले तो एक्ट करो, एक्ट क्विकली। सबसे पहले तो ये चीज एक्सेप्ट करो कि हो गया है, अब हो गया है, इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग ऑन इट, एक्ट क्विकली। सबसे पहले अपने बैंक को, अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल स्कैम हुआ है, अपने बैंक को इन्फॉर्म करिए, अपने सारे कार्ड्स ब्लॉक कराइए, अपने बैंक अकाउंट्स को सीज कराइए, अपने आप को उस तरफ से सेफगार्ड करिए कि अगर अभी स्कैम नहीं हुआ है तो, और या छोटा स्कैम हुआ है तो बड़ा ना होने पाए, नहीं हुआ है तो ना होने पाए। सबसे पहले तो वो करिए। अपने सारे पासवर्ड्स, आईडी, क्रेडेंशियल सारे चेंज करिए तुरंत। अपने जितने भी सोशल मीडिया के पासवर्ड्स हैं वो सारी चीजें चेंज करिए। पुलिस कंप्लेन लॉन्च करिए। अगर आपको लगता है कि आपका खोया हुआ सामान, खोया हुआ पैसा वापस नहीं भी मिल सकता है तो भी कंप्लेन करिए, शायद वो किसी और के भले के लिए काम आ जाए। उसके अलावा एविडेंस गैदर करिए। अपने पास जो आपके पास कुछ फिशी ईमेल्स आई होंगी, कुछ मैसेजेस आए होंगे, उनको कलेक्ट करिए, वो आपने जो पुलिस कंप्लेन लॉन्च की होगी उसमें वो काम आएंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लीजिए। देयर आर पीपल हु एक्चुअली हेल्प इन दीज फाइनेंशियल स्कैम्स, फाइनेंशियल फ्रॉड। अगर आपके पास कभी हो जाता है, वो लीगल मामला अगर होता है तो उस केस में, या अगर आपको कभी और जो प्रोफेशनल्स होते हैं, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं इस तरह के चीज़ों से अवेयर होने के लिए और सेफ गार्ड होने के लिए। Okay. आजकल everybody has access to phone, everybody has access to internet, be it छोटे बच्चे हों, प्री टीन्स हों, टीन्स हों, या फिर they are normal people like us who are in professional journey, और हमारे parents and grandparents also, right? So everybody has access to internet right now, and everybody has access to their phones. So it has become very easy for an attacker who is out there, जो बाहर किसी और कंट्री में है, किसी और देश में है, टू एक्सेस आवर पीपल, राइट? तो अभी ये कहना कि कौन सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है, आई वुड से एवरीबडी हु हैज़ एक्सेस टू इंटरनेट एंड एवरीथिंग। नाउ स्पेसिफिकली साइबर अटैक्स और साइबर थ्रेट्स होते क्या हैं? सो एनीथिंग लाइक आप जब भी इंटरनेट पे जाते हैं, आपका डेटा, आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं which previously was not happening at this scale, right? तो आपके बारे में बहुत सारी information है which is out there, और आपकी digital identity है which is out there, and anybody can use those information about you, आपके digital lives को
अटैक करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन हैक करने के लिए, आपके पर्सनल डेटा को निकाल कर आपको मे बी दे माइट ट्राई टू ब्लैकमेल यू, और दे माइट ट्राई कि आपके पास जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके वेरी पर्सनल थिंग्स विच यू जनरली यूज ऑन योर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, तो उसे यूज करके दे माइट ट्राई टू एक्सेस दोज थिंग्स, और आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपको रेपुटेशनल लॉस हो सकता है, ऐसे बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं, राइट. सो बीइंग सेफ on the internet and being safe in your digital lives is very important, and everybody kind of right now has a digital and social footprints, and हमारा डेटा हमें भी नहीं पता कितना डेटा हमारा है on the internet. We every time we are logging into a social media platform, or we are downloading an app and giving away all the permissions, we are uploading things on different platform, और ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड देन बहुत सालों बाद हमें पता चलता है अच्छा ठीक है ये भी हमने पब्लिक कर रखा है इस चीज़ को, राइट. सो इवन यू डोंट नो व्हाट योर डेटा कैन डू, राइट. सो अभी देयर वाज अ स्टडी अबाउट ब्लॉकचेन बेसिकली, बट पर्टिकुलरली उसमें ये एक पॉइंट था कि देयर वाज अ लाइक लेट्स से आपका मेडिकल रिकॉर्ड है, राइट. आप मेडिकल इन्फॉर्मेशन यू पुट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जब आप मेडिसिन ऑर्डर करते हो, जब आपके टेस्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका डेटा इज गोइंग एवरीवेयर. यू डोंट नो वो डेटा किसके हाथ में है, एंड दैट डेटा इवन दो आप उसे जनरेट कर रहे हो, इवन दो यू आर द ओनर ऑफ दैट डेटा, you don't have control over it, who can use it and how. And people and organizations, big corporations, they are using that data आपको मैनिपुलेट करने के लिए, rather than वो डेटा यूज होना चाहिए था आपके बेनिफिट के लिए, बिकॉज दैट इज योर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, राइट. एंड सिमिलरली ये तो मतलब एक हो गया कि आप कह सकते हो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से इस तरीके का डेटा थिंग, बट अगेन दिस डेटा इज ऑल्सो गोल्ड फॉर अटैकर्स एज वेल. सो इफ दे हैव इट, दे कैन यूज इट in ways we cannot possibly imagine. So it's a goal for them, उनके पास. So overall, every person is having all of these things. Digitized है, UPI use करते हैं, net banking use करते हैं. We are all over the internet right now. Social media पे हमारे parents भी हैं, हमारे grandparents भी हैं, and privacy settings and everything. Everybody needs to know about it. Everything is compromised because आप सारे permissions दे देते हो. In fact, कोई भी इंस्टॉल करो ऐप, आपको परमिशंस देनी है, उसके बिना आप एक्सेस ही नहीं कर सकते हो, राइट. सो मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं बचता. मतलब आपको अगर चीज़ें करनी है तो आपको परमिशंस देनी है, एंड देन जैसे ही आपने परमिशंस दी, आई थिंक आप वहीं पे ससेप्टेबल हो जाते हो कि आप पे ये अटैक्स हो सकते हैं, राइट. सो ये तो रही बात कि क्या होते हैं साइबर अटैक्स, क्यों इम्पॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम पे, और एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है, क्या मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं. राइट. सो फर्स्ट थिंग इज क्यों इम्पॉर्टेंट है. सो अब थोड़ा पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एवरीबडी राइट नाउ इज आउट देयर, राइट, एंड दे आर एक्सपोज टू थिंग्स जो आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करो बट नहीं प्रोटेक्ट कर सकते. लाइक आई पर्सनली गेट I worry about my parents, like they are out there and they keep asking me कि ये मैसेज क्यों आया है, ऐसा क्यों हुआ है, ये मुझे व्हाट्सएप पे ऐसे स्कैम्स क्यों आ रहे हैं. मतलब नॉट जनरली उनके लिए वो स्कैम नहीं होते, उनके लिए इट्स समथिंग विच दे डोंट नो अबाउट, राइट. तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हैं, जैसे एवरीबडी हैज सीन द सीरीज जमतारा, राइट. उसमें इतने सारे स्कैम्स बताएं, एंड दे आर पीपल हु आर not very educated, right, who are conducting those scams, and people who are educated are falling for it, right. So a very you can say basic thing कि ऐसा होता क्यों है, मतलब हम जैसे लोग भी जो जानते हैं चीज़ों के बारे में, why do they fall prey to it. So it doesn't matter आप कितना aware हो, कितना educated हो, there is a psychology behind it. You use fear mongering, you use things like मतलब जो अटैकर्स हैं वो बेसिकली आपके फियर पे खेलते हैं, दैट इज़ वन थिंग. देन वो रिलेटेबिलिटी पे खेलते हैं कि वो कितना रिलेटेबल बना सकते हैं उस सिचुएशन को आपके लिए. अर्जेंसी इज़ अनदर फैक्टर कि वो हर चीज़ को अर्जेंट बनाने की कोशिश करते हैं. तो नॉट जस्ट पीपल, ये जनरली हम लोग जो मतलब देखते हैं और समझाते हैं वो जनरल बिग कॉर्पोरेशंस में होता है कि आपको कोई भी ऐसी बातें बाहर नहीं लेके जानी होती हैं. अगर कोई आपसे अर्जेंसी वगैरह क्रिएट करता है तो यू डोंट नीड टू डू दैट, बट इट applies to everybody, to our family and to our friends, सबके पास. Exactly, creative movement therapy है क्या, and how does it actually work? So creative movement therapy, like definitions बहुत हैं, बहुत सारे organizations हैं different definitions दिए हैं, but simply put together
creative movement therapy is all about exploring psychotherapeutic aspect of dance. Okay. साइकोथेरेप्यूटिक में क्या होता है कि अगर आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, सब स्ट्रगल करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कुछ मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस होना चाहिए या एंजाइटी होनी चाहिए, कुछ भी इन जनरल अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है कुछ, या यू आर नॉट फीलिंग इट, जो हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग इट, सो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ जो है जो दिमाग में चल रहा है, एंड दैट नीड्स एक प्रॉपर स्पेस जहाँ पे आप उसके बारे में बात कर सके, किसी से शेयर कर सके, बता सके, इवन टू वॉइस एन ओपिनियन सेइंग दैट कि आई एम नॉट फीलिंग इट, आई एम नॉट फीलिंग गुड इज ऑल्सो ह्यूज थिंग. बहुत लोग नहीं कर पाते हैं. बिल्कुल. सो उस स्पेस को हम यूजली एक थेरेपी सेशन कहते हैं, जहाँ पे आप एक काउंसलर के साथ बात करते हैं, एक स्पेशलिस्ट के साथ बात करते हैं, वो कुछ एक्सरसाइजेस करती हैं, आपकी बातें सुनते हैं, और उस बेसिस पे आपको कुछ एक्टिविटीज दिए जाती हैं जो आप यूज करते हैं एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर. डांस और क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी में इट्स अ थेरेपी सेशन, पर हम अपनी बॉडी के साथ भी काम करते हैं. Okay. अब बहुत लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि यार हम बात तो कर रहे हैं, हमें बॉडी की क्या जरूरत है. मुझे भी यही लगता था कि हम लोग पहले जो हमारे साथ कुछ भी होता है तो हमें सबसे पहले हम दिमाग में आता है हमें कि ये अच्छा है या ये बुरा है, या ये पसंद नहीं है या ये पसंद है, पर ऐसा नहीं होता है. जब आपके साथ कोई भी घटना घटती है, सो उसका जो सबसे पहले रिएक्शन आता है वो आपकी बॉडी पे आता है. आपकी बॉडी बताती है आपके माइंड को कि यार ये ठीक है या ये नहीं ठीक है. अब वो कैसे होता है, बहुत लोग ये मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, लोग ऐसे कैसे होता है. अगेन 5 सेंस, आप देखते हो, आप महसूस करते हो, आप सुनते हो, आप बात करते हो, आप स्मेल करते हो. महसूस का मतलब सेंस ऑफ टच. इन 5 चीजों में माइंड का कोई रोल नहीं आया अभी तक, राइट? वेरी ट्रू. माइंड का रोल बाद में आता है. जब बॉडी के पास, जब मेरे शरीर से कुछ ऐसा जाएगा, तब मेरी बॉडी को पता, मेरी बॉडी से एक और ऑब्जेक्ट टच हुआ, मेरी बॉडी का अच्छा ये ऑब्जेक्ट टच हुआ है, वेदर इट्स अ गुड टच, बैड टच, उस बेसिस पे आई टेल माय माइंड. उस वक्त आपको उस मोमेंट पे कैसा फील होता है वो आपकी बॉडी माइंड को बताती है, एंड देन माइंड कॉम्प्रिहेंड्स इट, वो उसको प्रोसेस करता है कि वेदर इट्स अ गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस. अब आप बात कर रहे हो, यू आर टचिंग एक सेंस विच इज योर वर्बल, यू आर टॉकिंग एंड यू आर टेलिंग. व्हाट अबाउट द एंटायर बॉडी एज अ यूनिट, जो दिन ब दिन, हर दिन आपके साथ कुछ भी हो रहा है उसको प्रोसेस कर रही है, समझ रही है, सब ले रही है. आप उसके साथ कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ यहाँ से काम कर रहे हो, उसको प्रोसेस कर रहे हो और टॉक थेरेपी कर रहे हो. बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि टॉक थेरेपी गलत है या वो इनकम्प्लीट है, नहीं. बहुत सारे केसेस में होते हैं जहाँ पे लोग नहीं मूवमेंट कर पाते हैं, वहां पे आप टॉक थेरेपी करते हैं. डांस मूवमेंट थेरेपी में भी 80% अगर डांस है या क्रिएटिव मूवमेंट है, सो 20% वहाँ पे टॉक भी है, 30% टॉक भी है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द केसेस. कोई सिवियरली डिप्रेस्ड है, मैं उनसे ये नहीं बोल सकती कि आप अपने बेड से उठिए और मूवमेंट करने लग जाइए, जब बेसिक मूवमेंट के लिए वो इंसान स्ट्रगल कर रहा है. तब आप टॉक थेरेपी होता है, प्लस यू स्टार्ट वर्किंग विद देम कहीं ना कहीं छोटे छोटे कैप्सूल्स में, कि आपने फिंगर उठाना से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे हाथ पे आए, फिर धीरे धीरे आपने एक यूनिट को उठाया, फिर एक साइड को उठाया, एंड वो एक स्लो प्रोग्रेशन होता है टॉक थेरेपी के साथ, प्लस योर मूवमेंट. सो डांस मूवमेंट थेरेपी या क्रिएटिव मूवमेंट थेरेपी और कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ यूज ऑफ डांस एंड मूवमेंट इन अ थेरेप्यूटिक सेटिंग, जहाँ पे आप अपने इमोशनल, मेंटल, आप कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल और फिजिकल, ये 5 चीजों को जोड़ के आप अपने साथ काम करते हो.